तो पीएचपी के लास्ट वीडियो में हमने अपना एक बेसिक सा एडमिन का डैशबोर्ड बनाया था। इसको मैंने थोड़ा सा रीडिज़ाइन करके थोड़ा सा इसके डिज़ाइन में चेंजेस किए हैं। अगर इसका सोर्स कोड आपको इस डैशबोर्ड का चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप अपना ईमेल एड्रेस मुझे बता देना, मैं वहाँ पे आपको मेल कर दूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस यूज़र्स पे या यूज़र मैनेजमेंट पे जब क्लिक हो तो इस पे क्लिक होने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आ जाए ऐड यूज़र का। और जैसे ही उस ऐड यूज़र पे क्लिक हो एक फॉर्म मेरे सामने खुल के आ जाए, और जब एडमिन उस फॉर्म पे इंटर करे तो एक न्यू यूज़र मेरे पास डेटाबेस में ऐड हो जाए, ताकि वो यूज़र कल को लॉगिन कर सके अपने पोर्टल पे। तो क्योंकि हमने यूज़र खुद से रजिस्टर नहीं कर सकता, एडमिन ही उनको रजिस्टर करेगा, हमारे प्रोजेक्ट का फ्लो इस तरह है। तो हम इस यूज़र मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन करेंगे, और वहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐड यूज़र का, ठीक है। और जैसे यूज़र पे क्लिक होगा ऐड यूज़र पे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप का ही यूज़ करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद तो सबसे पहले मैं एक पेज बना लेता हूँ नया। मैं उसी अपने जहाँ पे काम कर रहा हूँ उसी फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बनाता हूँ, यूज़र मैनेजमेंट डॉट पी एच पी। यूज़र मैनेजमेंट डॉट पी एच पी के नाम की मैंने एक फ़ाइल बना ली है। और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं जो है वो इंक्लूड कर लूँगा किसको, अपने साइड बार डॉट पी एच पी को, क्योंकि मैं साइड बार तो है मुझे हर तरफ चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पी एच पी इंक्लूड साइड बार डॉट पी एच पी। तो मैंने अपनी साइड बार को इंक्लूड कर लिए, और यहाँ पे इसमें पी एच पी टैग को क्लोज कर देता हूँ। और इसके नीचे से जितना भी एच टी एम एल का काम होगा हम वो करेंगे। तो अभी मैं इस पेज को इस पेज का लिंक जो है वो अपने एडमिन डैशबोर्ड में दे देता हूँ। जब उस पर क्लिक हो, किस पे क्लिक हो, यूज़र मैनेजमेंट पे, तो हम यूज़र मैनेजमेंट वाले की तरफ जाते हैं। मैं देखता हूँ वो कहाँ पे, वो साइड बार के अंदर है। तो साइड बार के अंदर मुझे यूज़र मैनेजमेंट ये रहा। इसके अंदर मैं इसका एच के अंदर यूज़र मैनेजमेंट डॉट पी एच पी दे दूँगा। ठीक हो गया। अब जैसे ही हम अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे, और जैसे ही कोई भी एडमिन इस यूज़र मैनेजमेंट पे क्लिक करेगा तो हम इस पेज पे आ चुके हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि मतलब मेरा पेज ओपन हो चुका है लेकिन उस पेज में कुछ एरर आ रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो इंक्लूड साइड बार डॉट पी एच पी नो सच फाइल, मैंने इस साइड बार का नाम गलत लिखा है। तो मैं देखता हूँ जाके, मैंने लिखा है साइडर बार। तो वो क्योंकि उसका नाम जो है ये लिखा हुआ है साइड बार, तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे। तो अब जब मैं जाके उस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे पास साइड बार ओपन हो चुकी है। अभी भी यहाँ पे जो एक्टिव आइकन है वो डैशबोर्ड ही है, वो हम बाद में जेक्यूरी के थ्रू ठीक कर लेंगे। लेकिन अब अगर मैं देखूँ तो मैं हूँ इस पेज पे, यूज़र मैनेजमेंट के पेज पे। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक जो है वो न्यू यूज़र को ऐड करने का एक ऑप्शन रखूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे अभी के लिए H1 टैग लगाऊँ, हेलो, तो मैं देखता हूँ क्या ये हेलो ठीक जगह पे आ रहा है, या वो आ चुका है लेकिन वो इसके पीछे है, बिल्कुल यहाँ पे है। तो उसको मुझे इस जगह लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ी देर में हम ले आते हैं। मैं एक क्लास बना लूँगा, div डॉट मेन। इस मेन के अंदर मेन को हम स्टाइल कर लेंगे और इसका मार्जिन सेट कर लेंगे, जैसे कि हमने अपने एडमिन डैशबोर्ड के अंदर दिया था। क्योंकि एडमिन डैशबोर्ड के अंदर अगर लास्ट वीडियो में ये देखें, मेन है जो मेरा, इस मेन को मैंने मार्जिन लेफ्ट दे दिया था 280 पिक्सल्स। तो मैं इसी को रिपीट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके अपने यूज़र मैनेजमेंट के अंदर एक स्टाइल का टैग लगाता हूँ, सॉरी। और इस टैग के अंदर मैं यहाँ पे मेन को, उसका मार्जिन जो है वो सेट कर लूँगा, ताकि जितना भी काम हो इस मेन के अंदर, कुछ भी अगर हम लिखें तो वो उसका मार्जिन जो है वो सेट हुआ हो। तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये इसका मार्जिन जो है वो सेट हुआ है। तो अब हम आगे का जितना भी काम है वो इस मेन के अंदर करेंगे। तो अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए होगा जिसमें लिखा होगा ऐड यूज़र। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, बूट स्ट्रैप फॉर जम्बोट्रॉन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ये जम्बोट्रॉन क्या चीज़ है, ये बूटस्ट्रैप की एक बिल्ट इन क्लास है। इसके अंदर कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉप पे लिख देंगे ऐड न्यू यूज़र, और यहाँ पे हम कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, और यहाँ पे एक बटन लगा देंगे ऐड योर यूज़र, ठीक है।
तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसके कोड को, बूटस्ट्रैप के इस कोड को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड की जगह लिख देता हूँ ऐड न्यू यूज़र। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन अभी के लिए बस वही ठीक है, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और ये 2 डिस्क्रिप्शन इसकी लिखी हुई हैं। और यहाँ पे एक बटन है, तो इस बटन को मैं सेट कर देता हूँ। इस बटन की जगह मैं लिख देता हूँ ऐड यूज़र। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा मेरे पास एक मॉडल भी ओपन कर सकते हैं या एक अलग से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं हम। तो अभी हम वो फॉर्म भी क्रिएट करते हैं और इसका href जो है वो मैं दे देता हूँ ऐड यूज़र डॉट php। ऐड यूज़र डॉट php एक फ़ाइल मैं अभी बनाऊँगा, अभी के लिए मैंने बनाई नहीं है। तो इस बटन को मैं यहाँ पे btn प्राइमरी रख सकता हूँ। तो अब जब मैं जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ गया। जैसे यूज़र मैनेजमेंट पे क्लिक होगा एक इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड यूज़र, और जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऐड यूज़र डॉट php की फ़ाइल पे मैं टॉप पे यहाँ पे आ जाऊँगा। लेकिन अभी इस नाम की मैंने कोई फ़ाइल जो है वो क्रिएट नहीं की हुई। तो सबसे पहला काम अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल बनाऊँगा और उसका मैं नाम रख दूँगा ऐड यूज़र डॉट php। अब इस फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बना लूँगा, लेकिन फॉर्म बनाने से पहले मुझे दोबारा वही चीज़ें रिपीट करनी पड़ेंगी जो थोड़ी देर पहले मैंने साइड बार वगैरह इंक्लूड कराई है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ क्योंकि साइड बार मुझे अपने हर फाइल में, एडमिन की हर फाइल में ये साइड बार चाहिए होगी। तो मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये मेरे पास आ चुका है। इसके अलावा मुझे ये मेन क्लास चाहिए होगी क्योंकि जितना भी कंटेंट है वो मेरा, अगर मैं मेन क्लास ना लूँ तो वो मेरा इसके पीछे हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्टाइल का टैग कॉपी किया, इधर पेस्ट किया और div डॉट मेन। ठीक है, अब जितना भी काम है हम फॉर्म वगैरह बनाएंगे इसके अंदर बनाएंगे। तो मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ इसको। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ बूट स्ट्रैप फॉर फॉर्म्स। ठीक है, मैंने एक फॉर्म यहाँ से कोई एक फॉर्म उठा लेता हूँ। मेरे ख्याल में ये वाला फॉर्म ठीक है। तो इसको हम कॉपी करते हैं इस पूरे फॉर्म को, और कॉपी करने के बाद यहाँ आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं अपना पेज जाके रिफ़्रेश करूँगा तो मेरा एक फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्म को अब हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, इसके बाद इसको मैं रैप कंटेंट कर लेता हूँ ताकि सारा स्क्रीन के अंदर शो हो, और यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ईमेल एड्रेस है, फिर पासवर्ड है। हम 2-3 चीज़ें और लेंगे जैसे कि यूज़र का नेम और लास्ट नेम। तो आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले सकते हैं, बाद में हम इसमें इमेज वगैरह भी ऐड करेंगे, लेकिन इमेज हम आगे जाके देखेंगे। तो मैं इसको 2 बार कॉपी करता हूँ और एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लास्ट नेम। इसके बाद ये जो स्मॉल का लिखा हुआ था इसको मैं हटा देता हूँ, स्मॉल के टैग को, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। और इसके बाद इसकी जो टाइप है वो सेट कर लेता हूँ मैं। इसकी टाइप टेक्स्ट होगी और इसकी टाइप भी टेक्स्ट होगी, क्योंकि हमारा नेम है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इनकी टाइप जो है वो टेक्स्ट होती है। तो ईमेल की टाइप में हमें @.com का लफ्ज़ डालना लाजमी होता है, इस वजह से मैंने इनकी टाइप जो है वो सेट कर दी है। और इसका जो प्लेस होल्डर है वो भी हम सेट कर लेते हैं, इंटर लास्ट नेम और इंटर फर्स्ट नेम। तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये मेरे पास 4 फील्ड्स बन चुकी हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इनका मार्जिन वगैरह सेट कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो मेरा फॉर्म है इसको मैं M2 कर लेता हूँ क्लास। अब ये बूटस्ट्रैप की क्लास है कि इसको दोनों दोनों साइड से इतना मार्जिन दे दो, चारों साइड से सॉरी। तो जैसे ही मैं M2 करूँगा तो अच्छा, उसने टॉप से भी उसको वहाँ से भी दे दिया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ MR कर लेता हूँ कि मार्जिन राइट इतना कर लो, राइट से हो जाएगा। इसके अलावा मैं ML भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से हमने इसको थोड़ा सा मार्जिन दे दिया है। और इसके अलावा मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं इसको P3 कर सकता हूँ। अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली P3 का मतलब है कि इसको चारों साइड से इतनी पैडिंग दे दो, मतलब मैंने इसको पैडिंग भी थोड़ी सी असाइन कर दी है। और इसके अलावा मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं इसको W40 कर सकता हूँ।
अच्छा ये इस पे अप्लाई नहीं हुई है, इसके इनर पे होगी। तो W40 का मतलब है कि इसको इतनी विड्थ दे दो, मतलब इन सबको इनकी विड्थ थोड़ी कम कर दो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इनपुट जो मेरी फॉर्म ग्रुप है इस पे कर देता हूँ W25। पहले टेस्ट करते हैं कि क्या ये रन हो रहा है। हो रहा है। मैंने इसकी विड्थ थोड़ी कम कर दी है, तो मैं यही विड्थ जो है इन सारों पे अप्लाई कर देता हूँ, अपने सारे फॉर्म ग्रुप पे। आप इसको विथ जो है वो CSS के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए बस क्योंकि मैं थोड़ी वीडियो तेज़ी में बना रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें बैकएंड पे भी काम करना है, तो इस वजह से मैंने इसकी विथ जो है वो सेट कर दी है। इसके अलावा आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसको सेंटर में अलाइन कर सकते हैं फॉर्म को, या एक काम करते हैं इस फॉर्म का कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर्म कहाँ पे है मेरा, ये रहा फॉर्म। तो फॉर्म को मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ BG लाइट। अब BG लाइट देने से क्या होगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा लाइट कलर में हो जाएगा। अगर मैं इसको डार्क करूं, पहले चेक करूं कि क्या ये वाकई एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। अच्छा ये इस पूरे पे हो गया है, तो इसको करने के बजाय हम एक काम कर सकते हैं, हम इनको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं एक एक करके। तो अभी के लिए हम इतना ठीक है, बाद में इन सबको कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर जो है वो हम असाइन कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ठीक है। अच्छा फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया, ये चीज़ें आ गई। अब मैंने क्या करना है, इनको ये डाटा जो है जहाँ पे ये यूज़र इंटर करेगा, ये डाटा भेजना है अपनी सर्वर की फ़ाइल में, और वहाँ से वो डाटा इंसर्ट करा देना है अपने डाटाबेस के अंदर। क्योंकि एडमिन जो भी डाटा सेंड करेगा वो सबमिट हो जाएगा एडमिन को के डाटाबेस के अंदर। तो मैं बारी बारी इनपुट फील्ड के अंदर क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे डाटा जो है बैकएंड में भेजने के लिए एक एट्रीब्यूट चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं नेम। तो मैं इन सबको एक एक नेम असाइन कर दूंगा। तो मैं लिखता हूँ नेम, एफ नेम, ठीक है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इसको इसके नेम को मैं बोल देता हूँ एल नेम। आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके नेम को मैं बोलता हूँ ईमेल, और पासवर्ड के जो नेम है उसको मैं बोल देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। या हम एक और काम कर सकते हैं कि पासवर्ड हर यूज़र का बाय डिफ़ॉल्ट, जब भी एडमिन इंटर करे, पासवर्ड हर यूज़र का 111 या 222 कुछ इस टाइप का पासवर्ड रहे। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस पासवर्ड वाली फील्ड को यहाँ से हटा ही दूँ। हम यूज़र को एक ऑप्शन रख देंगे, जब यूज़र लॉगिन होगा वो अपना पासवर्ड अपडेट कर सकेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हर यूज़र का पासवर्ड सेम होगा। तो मैंने इस पासवर्ड वाली फील्ड को क्या कर दिया, हटा दिया। ये हटा नहीं है, इसको हटना चाहिए था, शायद मैंने फाइल सेव नहीं की थी। तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं, तो अब हमारे पास ये बस 3 फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, और एक चेक बॉक्स है। तो इन सब पे अब अभी अगर इस बटन पे क्लिक हो तो मेरा पेज जो है वो रिफ़्रेश हो रही है, आप देखें। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सब पे रिक्वायर्ड का टैग लगा देता हूँ। रिक्वायर्ड बेसिकली इसलिए होता है ताकि आपका जो पेज है वो रीलोड ना हो। तो मैं रिक्वायर्ड का टैग लिया एट्रीब्यूट, और इसको इन सब इनपुट फील्ड के अंदर लगा दिया। तो अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरा पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा, वो कह रहा है पहले इन फील्ड्स को फिल आउट करें। अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ है, जो ये मैंने बटन लिया है, ये आपने ध्यान रखना है कि बटन की जो टाइप है वो क्या होनी चाहिए, सबमिट होनी चाहिए। क्योंकि हमने डाटा को सबमिट करना है। अगर बटन की टाइप आप बटन रखेंगे या कोई और रखेंगे तो वो आपका डाटा जो है वो सबमिट नहीं होगा। बटन की टाइप आपने हमेशा सबमिट रखनी है जब भी आप डाटा सबमिट कर रहे हो। तो बटन की टाइप मैंने सबमिट कर ली। अब इसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए होगी, मुझे अपना server.php की फ़ाइल चाहिए होगी, क्योंकि मैंने अपना डाटा उसके अंदर भेजना है और उसकी फ़ाइल के साथ मुझे मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ टॉप पे इंक्लूड कर लूँगा server.php की फ़ाइल। अब ये मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। अब इसका जितना भी कोड होगा उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ और इसको डाटा भी यहाँ से भेज सकता हूँ। अब इसके अलावा फॉर्म के अंदर अगर मैं देखूँ तो फॉर्म का मैंने क्या, फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, हमें बताना पड़ता है फॉर्म का मेथड क्या चीज़ है। अब मेथड फॉर्म के मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मेथड पोस्ट होता है, गेट होता है, लेकिन रिक्वेस्ट होता है, वो हम सारे आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ आप ये समझ लें कि जब आपने डाटा फॉर्म को सबमिट करना होता है, मतलब डाटा को भेजना होता है, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पोस्ट का। तो हम एक काम करते हैं, मेथड लिखते हैं, मेथड इक्वल टू पोस्ट। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट होता है एक्शन नाम का।
लेकिन उसको अभी हम कवर नहीं करेंगे। बेसिकली वो इसलिए होता है कि एक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्शन और इक्वल टू कुछ ऐसे कुछ यहाँ पे किसी फाइल का नाम लिख दूँ, तो इसका मतलब है कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो आप इस फाइल पे चले जाओ जो एक्शन के अंदर बताई हुई है। लेकिन अभी के लिए हम इसी पेज पे रहेंगे और एक सक्सेस मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्म के अंदर एक मेथड ले लिया पोस्ट का, और अब जब फॉर्म सबमिट होगा तो फॉर्म कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन अभी फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन ये जो मैंने नेम ईमेल लिया है, नेम इसी तरह मैंने एल नेम लिया है, फर्स्ट नेम लिया है, ये तीनों चीज़ें मेरी कहीं पे भी जा नहीं रही, ठीक है। अब मुझे यहाँ से मैं सेंड तो कर दूंगा, लेकिन मुझे किसी जगह रिसीव भी करनी है, तो रिसीव कहाँ करूँगा, इस सर्वर डॉट पी एच पी की फ़ाइल के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी सर्वर डॉट पी एच पी की फ़ाइल ओपन करता हूँ। ये मेरी सर्वर डॉट पी एच पी की फ़ाइल है, जो कि मैं शुरू से कोडिंग का बैकएंड का काम है इसी फाइल के अंदर कर रहा हूँ। तो आई होप आपने पिछले ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक न्यू जो है वो कमेंट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ व्हेन एडमिन ऐड न्यू यूज़र। कमेंट लिखने का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि कल को जब हम दोबारा से अपने कोड को देखें तो हमें पता लग जाए। अब जैसे मैं इस जगह पे आता हूँ तो मैं ऐड लिखा हुआ है एडमिन लॉगिन, जब एडमिन लॉगिन होता है तो क्या होता है, तो मैंने ये चीज़ लिख थी। और अब यहाँ पे आके मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन इफ़ कंडीशन लगाने के बाद जैसे मैं देखूँ, मैं क्या कहूँ कि इफ़ कंडीशन तो मैंने लगा दी है यहाँ पे, लेकिन क्या परफॉर्म हो। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, जब ये फॉर्म सबमिट हो, ये वाला, ठीक है, ऐड यूज़र वाला। तो ऐड यूज़र वाला फॉर्म कब सबमिट होगा, जब इस बटन पे क्लिक होगा। मतलब जो ये वाला बटन है, जब जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो मेरा ये वाला फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस बटन को कोई ना कोई नाम देना है। मैंने इसको बताना है कि जैसे ही ये वाला बटन प्रेस हो तो मैं लिखूँगा नेम इक्वल टू कुछ भी नाम दे देते हैं, ऐड यूज़र ही नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब ऐड यूज़र का बटन क्लिक हो तो क्या होना चाहिए वो कुछ बता दो। तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा इस सेट बेसिकली होता है कि ये वाला बटन प्रेस हो गया, इसकी वैल्यू सेट होगी। तो मैं, क्योंकि फॉर्म की टाइप क्या है मेरे पास, पोस्ट है, तो मैंने लिखना है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। इस मेथड के साथ आपने लिखना है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और ऐसे आपने ये जो लार्ज ब्रैकेट्स होती हैं वो डालनी है, और इसके अंदर आपने कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने अपने बटन का नाम बता देना है। तो हमारे बटन का क्या नाम है, ऐड यूज़र। तो मैंने कहा कि जैसे ही ये वाला बटन प्रेस होता है, इफ़ इस सेट ऐड यूज़र, तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करो कि जैसे ही ये बटन प्रेस हो तो आप एक काम करो कि बारी बारी इन सब की वैल्यूज़ ले लो। किस किस की वैल्यू ले लो, ईमेल की वैल्यू ले लो, फर्स्ट नेम की ले लो, लास्ट नेम की ले लो, ठीक है। तो वो वैल्यू हमने उससे गेट कर लेनी है। तो वो वैल्यू कैसे हम गेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एफ नेम का एक बना लेता हूँ, एल नेम का, और इसी तरह एक ईमेल का। तीन वैल्यूज़ मुझे चाहिए, क्योंकि तीन वैल्यूज़ ही आ रही हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है। अब इन वेरिएबल के अंदर मैं एक काम करूँगा, वो वाली वैल्यू गेट करके इनको असाइन कर दूंगा, फॉर्म से वैल्यू गेट करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, माई एसक्यूएल, ये जो मैंने टॉप पे किया भी हुआ है, अगर आप देखें मैंने लास्ट वीडियो में ये काम किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक आ जाएगी ईमेल की, तो ईमेल की वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करेंगे आखिरी वाले में। मैं पहले मैं सब के अंदर ज़रा ऐसे ये कॉपी कर लूँ, और यहाँ पे एक बार हम ले लेते हैं एफ नेम। अच्छा, ये वाला जो नाम आप ले रहे हैं ना, ये वाला, ये तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ये तो मैंने अभी के लिए दोनों सेम रखे हुए हैं, लेकिन डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जो ये वाला नाम है ये फॉर्म के अंदर से आ रहा है। अगर मैं अपने ऐड यूज़र के अंदर देखूँ तो ये वाला जो नेम है यहाँ से आ रहा है, नेम ईमेल, ठीक है, एल नेम, इसी तरह फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये वो वाले नाम है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं बारी बारी इन तीनों को रीनेम कर दूँगा, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो ईमेल ही था। तो अब मैंने क्या किया, मैंने तीनों की वैल्यूज़ गेट कर ली हैं। तो फॉर्म की वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। लेकिन अब मैं चेक करूँगा कि क्या ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। मतलब सेम नाम की अगर ईमेल ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैंने दो बार कोटेशन मार्क सेमीकोलन डाल दिया, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। तो मैं चेक करूँगा अगर डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। हम किसी एक चीज़ पे चेक लगाएंगे। मतलब ये तो हो सकता है ना कि डाटाबेस के अंदर एक यूज़र है, उसका नाम काशिफ है, तो एक और यूज़र है, उसका नाम भी तो काशिफ हो सकता है। दो यूज़र्स का नाम काशिफ हो सकते हैं, या तीन यूज़र्स के नाम काशिफ हो सकते हैं। तो इस तरह तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। हम सिर्फ ईमेल रखेंगे, ईमेल को यूनिक रखेंगे, ठीक है। मैं चेक करूँगा
कि क्या मेरे पास फॉर एग्जांपल काशिफ एक यूज़र है, उसकी ईमेल है k@gmail.com। तो मैं क्या चेक करूँगा, क्या k@gmail.com ऑलरेडी पड़ी हुई है? अगर तो पड़ी हुई है तो दोबारा से उसको ऐड ना करो, क्योंकि हर यूज़र की ईमेल यूनिक होगी। तो वो काम करने के लिए हम सबसे पहला काम तो अभी हमने क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है अपने डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। ठीक है, मैं अपने PHP माई एडमिन के अंदर जाके सबसे पहले तो अपना जो एक टेबल है वो क्रिएट करूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने वो क्रिएट नहीं किया हुआ। तो हम किस आई थिंक इस डमी के टेबल काम के अंदर काम कर रहे थे, डमी के डेटाबेस के अंदर। मैं देख लेता हूँ एक बार टॉप पे आके, ये डमी का डेटाबेस था। ठीक है, तो इस डमी के अंदर सबसे पहला टेबल अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसके 4 कॉलम होंगे। यहाँ से आप कॉलम सेट कर सकते हैं जितने मर्जी आप रखना चाहें। आपने टॉप पे आके लिखना है लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, तो आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपने अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे आके अपने टेबल का नाम बताना है। तो मेरे पहले टेबल का नाम होने वाला है ऐड ऐड यूज़र। ठीक है, ऐड यूज़र का नाम मैंने रख दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और उसके हम 4 कॉलम्स की रखते हैं। ठीक है, अब या बल्कि 4 नहीं रखते, 5 रख लेते हैं। लेकिन अगर आप अब सोचेंगे कि यहाँ पे तो हम 3 सबमिट कर रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, तो बाकी 2 किस लिए? एक तो हो जाएगा पासवर्ड के लिए, क्योंकि पासवर्ड मैंने यहाँ से हटा दिया था, और एक हो जाएगा डेट के लिए कि किस डेट को यूज़र ऐड हुआ है। ठीक है, डेट भी तो हमें बतानी पड़ेगी। तो डेट हम एक ऐसा तरीका रखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। तो मैं गो पे क्लिक करता हूँ। गो पे क्लिक करना है तो आपका ये टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपने टेबल्स की जो आपके कॉलम्स होंगे उनके नाम बताने हैं। तो मेरा पहला कॉलम होने वाला है एफ नेम, दूसरा होने वाला है एल नेम, इसी तरह एक होने वाला है ईमेल, एक है पासवर्ड, और एक है डेट। डेट टाइम नाम रख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ कॉलम्स होंगे। एक वैसे और भी होती है, आईडी होती है, लेकिन वो हम आगे जाके देखेंगे डिटेल से। प्राइमरी की, फॉरेन की, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए ये 5 कॉलम बहुत है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है टाइप। तो एफ नेम की टाइप क्या है हमारे पास? टाइप हम लेंगे वॉरचार। वॉरचार बेसिकली क्या होता है? स्ट्रिंग और टेक्स्ट का कम्बिनेशन होता है। उसके बाद ये भी वॉरचार है। ये सारी की सारी वॉरचार होंगी मेरे पास। ये भी मेरे पास वॉरचार है। और ये जो डेट टाइम है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम डेट में ले लेते हैं। इसकी टाइप हम डेट रख लेते हैं। उसके बाद ये लेंथ होती है कि आपने कितनी कितनी लेंथ रखनी है। फर्स्ट नेम की लेंथ मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी के लिए सबकी 50 रख देता हूँ। ठीक है, लेंथ आप बहुत ज़्यादा भी ना रखें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस लेती है। उतनी ही रखें जितनी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टेक्स्ट एरिया है तो टेक्स्ट एरिया की लेंथ ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर यूज़र ज़्यादा डाटा एंटर करता है। तो आप फर्स्ट नेम के अंदर इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी मैं 50 ले रहा हूँ। और यहाँ पे ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे, ये हमारा एक टेबल, ये देखें डमी के अंदर एक टेबल है ऐड यूज़र नाम का, वो क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड डेट टाइम, ये 4 कॉलम, इसके 4 कॉलम ऐड हो चुके हैं, लेकिन इनके अंदर अभी तक कोई डाटा नहीं है। ठीक है, और अगर स्ट्रक्चर पे आऊँ, यहाँ पे मैं कोई न्यू कॉलम ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से न्यू कॉलम भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, एक कॉलम, एक रो और ऐड करनी है, 2 रो ऐड करनी है, जितनी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। गो पे क्लिक करूँगा तो वो न्यू ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये काम तो हमारा हो गया। अब हम दोबारा अपने कोड की तरफ आते हैं, और अब हमने चेक करना है कि क्या ये ईमेल ऑलरेडी पड़ी हुई है, यूज़र के पास ऑलरेडी ये ईमेल डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई है। अगर तो पड़ी हुई है तो दोबारा से ऐड ना करो, अगर नहीं पड़ी हुई तो ऐड कर दो। ठीक है, सिंपल सा हमने ये वाला जो एक चेक है वो लगाना है। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास दोबारा से इफ़ कंडीशन लगेगी, क्योंकि हमने इफ़ कंडीशंस के थ्रू ही चेक करते होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक क्यूरी लगेगी मेरी, उस क्यूरी को हम बोलते हैं सिलेक्ट क्यूरी। ठीक है, अब ये आपने अच्छे से समझना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ SQL1 नाम का। ठीक है, मैं कोई भी आप उसका नाम रख सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अच्छा, वेरिएबल से पहले मैं 2 चीज़ें और लेता हूँ, एक पासवर्ड। अब 111 मैंने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रख दिया कि जो भी यूज़र ऐड हो उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हो 111। और इसके अलावा हम एक और चीज़ ले लेते हैं, डेट। तो डेट लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे डेट टाइम के नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे एक डेट का फंक्शन होता है, तो मैं यहाँ पे वो यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी डेट होगी वो इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी, और वो हम डेटाबेस के अंदर सेंड कर देंगे। ठीक है,
और बाद में आप इस डेट को करंट अपने कंट्री के टाइम जोन के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ कि वो कैसे सेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अगर आपने ईयर मंथ और डेट में लेना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे YMD लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, करंट ईयर मंथ और डे वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाती हैं। अब हमारे पास डेट भी आ चुकी है, पासवर्ड भी आ चुका है, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब मैंने एक क्यूरी लगानी है और उस क्यूरी के अंदर मैं लिखूंगा एक एसक्यूएल नाम का एक मैंने लिया है, मैं लिखूंगा माई एसक्यूएल क्यूरी, और यहाँ पे मैं वो क्यूरी लगा दूंगा। क्यूरी किसके अंदर हम दो कनेक्शन सॉरी वेरिएबल देते होते हैं, एक अपना कनेक्शन और दूसरी अपनी क्यूरी। तो क्यूरी में लिख देता हूँ सेलेक्ट सॉरी सेलेक्ट स्टैटिक। अभी मैं ये क्यूरी आपको समझाता हूँ। फ्रॉम, अब किस टेबल से हमने लेना है डाटा, तो हम अपने टेबल का नाम देखते हैं, हमारे टेबल का नाम है ऐड यूज़र। ये स्पेलिंग आपने बिल्कुल ठीक लिखने हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऐड यूज़र वेयर ईमेल इक्वल टू, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल था मेरा वो वाला ईमेल वो ले लेता हूँ। मैंने कहा कि इसका, अच्छा इसको मैं लाइन को एंड भी करता हूँ, यहाँ पे हम सेमीकोलन डाल देते हैं। मैंने बोला कि एक एक मैंने क्यूरी लिखी है, उसके अंदर एक तो मैंने माइस्क्यूएल क्यूरी का एक फंक्शन लिया है, उसके अंदर एक तो कॉन कनेक्शन जो है अपना देना ही होता है ताकि उसको पता लगे डेटाबेस का कनेक्शन है। और दूसरी चीज़ है जो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऐड यूज़र वेयर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। इस लाइन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप चेक करो किस टेबल के अंदर से, ऐड यूज़र के टेबल के अंदर से इस टेबल के अंदर चेक करो, ये चेक करो वेयर ईमेल, जो आपकी ईमेल आप ले रहे हो ये वाली ईमेल, मान लीजिए इस ईमेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है k@gmail.com। ठीक है, तो चेक करो कि क्या k@gmail.com जो है वो ये वाली जो ईमेल है इसके इसके अंदर भी जो k@gmail.com है, और ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर भी k@gmail.com है, क्या अगर ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये क्या करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास टेबल में यहाँ पे ऐसे 100 एंट्रीज़ हैं, ठीक है, या 10 एंट्रीज़ हैं, 20 एंट्रीज़ हैं। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऐड यूज़र, तो वो इस टेबल में आएगा। स्टैटिक का मतलब होता है कि सब कुछ सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो वो इसका फर्स्ट नेम भी सिलेक्ट कर लेगा, एल नेम भी सिलेक्ट कर लेगा, ईमेल भी सिलेक्ट, ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद वो चेक करेगा वेयर ईमेल, ईमेल अब वो इस पे आएगा ईमेल, ये वाला ईमेल जो है ये वो वाला ईमेल है जो मैंने अभी लिखा है वेयर ईमेल, ठीक है। वो चेक करेगा इस ईमेल के अंदर क्या कोई ऐसा ईमेल है जो इस वाले ईमेल के बराबर है, और ये वाला ईमेल क्या है, ये वेरिएबल है जो फॉर्म से मेरे पास आ रहा है। तो फॉर्म के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा k@gmail.com, तो वो सारी की सारी रोज़ में चेक करेगा कि क्या कोई ऐसा ईमेल है जहाँ पे k@gmail.com आ रहा है। अगर तो आ रहा है तो अब हम लिख देंगे इफ़ कंडीशन लगा देंगे, और इफ़ कंडीशन लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, कहेंगे कि अगर तो है ऐसा तो क्या करो, अदरवाइज कुछ और कर दो। तो मैं लिखूंगा इफ़। अब इफ़ के बाद मैं, क्योंकि मैंने चेक करना है एक रो, मेरे पास मल्टीपल रोज भी तो हो सकती हैं, तो मैं एक मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है mysqli num सॉरी रोज। अब ये फंक्शन मेरे पास क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये सारी की सारी रोज को चेक करेगा, और मैंने इस स्टेटमेंट को लिया हुआ था तो मैं इसको इस SQL1 के अंदर स्टोर किया हुआ था, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये चीज़। अब मैंने क्या कहा, क्या दिया कि मैंने कहा कि अगर ये माइस्कुलाई नम रोज़ के सारी की सारी रोज़ लो और उन रोज़ के अंदर ये चीज़ चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर, ये पूरे का पूरा आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना शॉर्ट करने के लिए इसको ऑलरेडी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया था, और यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया। और मैंने कहा कि क्या अगर ये 0 से बड़ा है, मतलब कोई ना कोई ऐसा ईमेल है जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करो, मेरे पास एक एरर मैसेज डिस्प्ले करा दो, कहो कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे एको कर लेते हैं यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर तो है ऐसा तो ये वाला कर दो, अदरवाइज़ क्या करो, तो हम क्या करो एल्स में आ जाओ, और एल्स में आने के बाद हम क्या कर देंगे, उस यूज़र को ऐड कर देंगे जो न्यू यूज़र होगा। तो यूज़र ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और से दोबारा से ये वाला काम करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं
SQL नाम का ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं कह देता हूँ इंसर्ट की क्यूरी लगा देता हूँ, क्योंकि अब तो मुझे पता लग गया मेरे पास इस ईमेल का कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट करना है, अपने टेबल का नाम लिखना है। तो मेरे टेबल का क्या नाम है, ऐड यूज़र, ठीक है। और क्या क्या इंसर्ट करना है अब मुझे वो भी बताना है। तो मुझे सारा डाटा इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे अपने ऐड यूज़र के अंदर का सारा इन सब को यहाँ पे लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू ऐड यूज़र, एफ नेम, ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो मेरी डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई थी, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट, टाइम। अच्छा, ये पासवर्ड में इसने मुझे कलर चेंज करके दिखाया है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव वर्ड है। तो मुझे इस पासवर्ड को रीनेम करके यहाँ पे कुछ और करना होगा, पासवर्ड 1 या कुछ इस तरह का इसका नाम करना होगा। तो वो भी हम पहले कर लेते हैं। इस पासवर्ड को मैं यहाँ पे चेंज पे जाऊँगा, स्ट्रक्चर पे जाने के बाद, और इसको मैं यहाँ पे पासवर्ड 1 के लिए, अभी के लिए पासवर्ड 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आके मैं इसको पासवर्ड 1 कर लेता हूँ। तो अब ये कोई एरर शो नहीं करेगा। मैंने कहा कि इसमें ये वैल्यू इंसर्ट कर दो, इंसर्ट कर दो किस किस में, इन सब में। लेकिन इंसर्ट करना क्या है वो भी बताना है मैंने। तो वो बताने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ बताया मैंने, और वैल्यूज़ बताने के बाद मैंने वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर देनी। कौन कौन सी, ये वाली सारी। तो मैं लिखूँगा एफ नेम, एल नेम, या मैं टॉप से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने, बल्कि ये काम मैंने ऑलरेडी नहीं किया हुआ, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड 1, और मेरे पास डेट टाइम, ठीक है। और इन सारों को मुझे सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर रखना होगा। और यहाँ पे एंड में आ गए सेमीकोलन। तो अब क्या होगा, अब तो वो पहले चेक करेगा कि अगर यूज़र एग्जिस्ट है तो मेरे पास एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, एल्स में आ जाएगा और वैल्यूज़ सारी की सारी इंसर्ट कर देगा। तो वैल्यूज़ जैसे ही इंसर्ट हों तो हमें एक चेक भी लगाना है कि क्या वैल्यू इंसर्ट हो चुकी हैं या नहीं हुई। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, माई क्यूरी का दोबारा ये वाला हमारा फंक्शन था, इसको यूज़ करके हम अपनी जो आउटपुट है वो चेक कर सकते हैं। तो वो काम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ नीचे आते हैं, या बल्कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ तक सेव करता हूँ और इसको एक बार एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। मैं पेज रिफ़्रेश किया, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, यहाँ पे भी कुछ लिखा, ये कुछ लिखा, और अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किया। अच्छा, इसको भी चेक करना है। जैसे ही फॉर्म सबमिट किया, ये मुझे कुछ एरर डिस्प्ले कर रहा है। अब एरर क्या डिस्प्ले कर रहा है, ये शो नहीं हो रहा है। एक मिनट, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं एक मिनट इसको हटाता हूँ ज़रा। अच्छा, ये कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल पासवर्ड 1 ऑन लाइन 44। तो हम देख लेते हैं अनडिफाइंड वेरिएबल पासवर्ड 1 क्या है। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे पासवर्ड 1 करना था इसको। तो एक बार मैं दोबारा से पेज रिफ़्रेश करता हूँ। पेज को रिफ़्रेश किया मैंने, और मैं दोबारा से फॉर्म सबमिट करता हूँ। दोबारा इसने एरर दे दिया है, क्यों दिया है मैं देखता हूँ। अच्छा, पासवर्ड के स्पेलिंग अभी भी गलत लिखे हुए हैं। अब आई होप इसको एरर नहीं देना चाहिए। मैं इस फॉर्म को दोबारा सेंड करता हूँ, और अब आके मैं अपने डेटाबेस के अंदर चेक करता हूँ। एक बार पहले फॉर्म सबमिट करते हैं। फॉर्म तो मेरा सबमिट हो रहा है, लेकिन डाटा इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो रहा। मैंने शायद इंसर्ट की क्यूरी गलत लगाई है। तो मैं एक बार इंसर्ट की क्यूरी अपनी देख लेता हूँ। अच्छा, मुझे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना था, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा माई क्यूरी कॉन और एसक्यूएल। कॉन एक कनेक्शन देना पड़ेगा, और दूसरा एसक्यूएल अपना ये वाला वेरिएबल यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो अब एक बार मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। आई थिंक इसमें कोई गलती तो नहीं है। और यहाँ पे आके मैं एक बार अपना पेज रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पे आके कुछ डाटा एंटर करता हूँ।
इसको होना चाहिए आप। ठीक है, तो हमारा डाटा जो है वो सबमिट हो चुका है, डेटाबेस के अंदर हमारा डाटा आ चुका है। लेकिन क्या ये asd@asd.com अगर मैं दोबारा से इसी ईमेल को सबमिट करने की कोशिश करूँ तो मैं देखता हूँ क्या होता है। मैं अपनी वो ईमेल देखता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया, सबमिट किया, तो दूसरी बार देखें वो नहीं आया। एक एरर मैसेज भी उसने डिस्प्ले किया है, लेकिन ये मेरा जो ये वाला साइड नैव है इसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा कम करता हूँ ताकि आपको वो नज़र आ जाए। एक काम करते हैं, इसकी विड्थ को 20 करते हैं। हाँ, एक मिनट। ये देखें, मेरे पास वो आ रहा है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट का ऑप्शन मेरे पास, एरर मेरे पास आ रहा है। मैं इस चीज़ को ना एक और तरीके के साथ भी कर सकता हूँ। बजाय मैं इसको एको का स्टेटमेंट लूँ, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे इस पीएचपी के टैग को क्लोज करता हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैंने वो एरर मैसेज डिस्प्ले करना था, और यहाँ पे आके अपने पीएचपी के टैग को दोबारा शुरू करता हूँ, और इस जगह मैं अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लेता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हम लिखते होते हैं स्क्रिप्ट, और यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग ओपन क्लोज, और इस जगह मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अलर्ट यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए मुझे ये एरर दे रहा है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब जितनी बार आप सेम नाम का यूज़र ऐड करेंगे तो वो आपको एक एरर ही देगा। इसके अलावा ये देखें, डेट टाइम भी हमारे पास ऑटोमेटिकली हो आ गया है, पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली आ चुका है, क्योंकि हमने ये हार्ड कोर खुद ब खुद इसको हमने इसको बताया था, हमने यूज़र से नहीं लिया। अब हम एक काम करेंगे, अगली बार जब हमारा यूज़र लॉगिन होगा, सबसे पहले तो यूज़र को हमें लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद वो यूज़र क्या कर सकता है, अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, उसके पास अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।